नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इस कहानी की तो बहुत डिमांड है। मैं तो सोचा तक नहीं था कि मैडम और आशीष की कहानी इतनी फेमस हो जाएगी। आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं कि राज भाई, कहानी इसका अगला पार्ट यानी पार्ट 12 को ज़रूर डालिए। और मैं आप लोगों से वादा किया था कि देखिए, कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन कहानी को लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा एक नई सीरीज में, एक नई रूपरेखा में। तो अब हो जाइए तैयार मैडम और आशीष की कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मैं सपनों की दुनिया से अब हकीकत में लौट आया था। मैडम और मैं सुबह होते ही हम उठ चुके थे। मैडम कह रही थी कि आशीष, जल्दी से तैयार हो और हमें कहीं निकलना है। इतना सुबह सुबह मैडम कहाँ जाने की सोच रही थी। मैं थोड़ा हैरानी से मैडम की तरफ देख रहा था। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आशीष, घबराओ मत, हम किसी अभियान पर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने घर बसाने के लिए। मैं बोला कि मैडम जी, हमारा घर तो यही है ना, इस फार्म हाउस में हम रहेंगे ना। तब मैडम जी हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, हम तो रहेंगे, लेकिन तुम्हारा परिवार उस किराए के घर में थोड़ी रहेगा। हम तुम्हारे लिए नया सा घर खरीदने जा रहे हैं और मैं घर देख भी ली हूँ। बस तुम एक नज़र देख लो और हम डील फाइनल करें। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा परिवार किराए के घर में रहे। हम एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी मजबूरियां हैं, इसलिए हम एक साथ रह नहीं पाएंगे। मैं मैडम की तरफ देख करके हैरान था कि मैडम सुबह सुबह ये क्या करी है। आखिर हम शादीशुदा हैं, एक साथ क्यों नहीं रह सकते? हमारा परिवार क्यों नहीं रह सकता? आइए, इतना बड़ा फार्म हाउस है, ये किस काम में आएगा? अब पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या है? मैं मैडम से बार बार कह रहा था, लेकिन मैडम कहाँ सुनती है। वो कहने लगी, आशीष, तुम अभी समझ नहीं पाओगे। मैं अब मैडम की तरफ देखते हुए कहा कि मैडम, मुझे समझाइए ना, क्यों हम अब हमारा परिवार अलग अलग रहेगा? हमारे साथ भी तो रह सकता है। चलिए छोड़ देते हैं। अगर हम इस जगह पर नहीं रह पाएंगे तो हम नए घर में तो एक साथ रहेंगे ना मैडम जी, मैं आपके साथ और मेरा परिवार के साथ। ऐसा तो संभव है ना? मैडम मेरी तरफ घूरती रही, कुछ बोल नहीं रही थी। मैं समझ रहा था कि वो मुझ पर गुस्सा हो रही है, और जब गुस्सा होती थी ना तो मैं डर जाता था, और वही हुआ। उस समय भी मेरा यही हालत हो गया। मैं शांत हो गया। अब मैडम मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, आशीष, अभी तुम इस लाइन में बच्चे हो, तुम समझ नहीं पाओगे। देखो, मैं तो हमेशा खतरों के बीच अब घिरी रहती हूँ, और तुम भी अब उन खतरों के बीच आ चुके हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप, तुम्हारा मजाकिया दोस्त और वो भी हमारे साथ खतरे में पीछे। हम उनको अलग रखना चाहते हैं, एक सुरक्षित स्थान पर, ताकि हमारे काम और हमारे संकट उन पर ना आ पाए। अब तो मेरी बात समझ गए होगे ना? मुस्कुराते हुए मैडम मेरे गाल पर चिकोटी काटते हुए आप बोलने लगे। और तब मुझे समझ में आया कि मैडम मेरी कितनी परवाह करती है, मेरे बूढ़े माँ बाप को कितनी कदर करती है, मेरे मजाकिया दोस्त को। मैं मैडम की तरह हैरानी से देख रहा था। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि देर मत करो आशीष, हम निकलते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें और भी कुछ काम करना है। इसके बाद मैं कोई सवाल जवाब नहीं किया, सीधा हम कार में आकर के बैठ गए थे। मैडम हमेशा की तरह अपने चेहरे को ढक लेती थी, काला चश्मा लगा कर के ही ड्राइव करती थी, और इस टाइम में मैं देख करके एकदम प्यार से भर जाता था। इतनी खूबसूरत लगती थी कि जी करता था कि बस छोड़ देते हैं, आज नहीं जाते, आज घर में ही रहते हैं। लेकिन मैडम
जो ठान लेती है वो पूरा ज़रूर करती है। और आखिरकार हमें चलना पड़ा। मैडम तेज़ तेज़ गाड़ी चला रही थी। उनका ड्राइविंग तो बहुत ही कमाल का था। वो तो मजे हुए ड्राइवर थी। और दौड़ाते दौड़ाते दोपहर तक हम एक ऐसे नए एरिया में आ चुके थे। ऊंची ऊंची अब मकानें हमें दिख रही थी और एक लग रहा था कि बहुत पैसे वालों की कॉलोनी है और हम कॉलोनी के अंदर दाखिल हो गए थे। एक मकान के पास में जा कर के मैडम की गाड़ी रुकी और फिर मैडम और हम गाड़ी से उतर लिए। मैडम के पास अब उस घर का चाबी भी था। चाबी से गेट खोला। मैं देखा कि बहुत बड़ा सा एक कोठी ही जैसा था। और मैडम कहने लगी, अब बताओ बाहर से लुक कैसा है, अंदर तो हम बाद में चलेंगे। मैं कहने लगा, मैडम ये तो कमाल का है, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो अब अंदर देख लेते हैं। इसके बाद हम पूरी एरिए में घूम घूम करके हर कमरे में देख लिए और कमरा तो बहुत शानदार बना हुआ था। इसके बाद मैडम कहने लगी कि अब तुम्हें पसंद है ना। मैंने बोला, जी मैडम, ये तो मेरे सपनों का घर की तरह लग रहा है। बस एक ही कमी है कि इस घर के पीछे स्विमिंग पूल नहीं है, ना गार्डन है। तब मैडम हंसते हंसते हुए कहने लगी, अरे उसकी चिंता मत करो, वो भी आ जाएगा बहुत जल्द। तो कैसा रहा ये घर? मैं कहने लगा, मैडम मैं क्या कहूँ आपकी आपकी मैं कितनी तारीफ़ करूँ। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि तारीफ़ मत करो, अब ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार का है, तुम्हारे दोस्त इसमें रहेंगे और हम लोग तो उसी फार्म हाउस में रहेंगे। और इसके बाद जिस डीलर के पास वो कोठी थी हम वहाँ गए। पैसे का लेन देन सब कुछ हो चुका था और इस मैंने जो ये घर खरीदने में और मेरे परिवार को शिफ्ट करने में लगभग एक दिन 1.5 दिन का टाइम ज़रूर लग गया था। आज का पूरा दिन और कल का आधा दिन। इसके बाद मैं बहुत खुश था। मैडम भी खुश थी और मैं तो बहुत ज़्यादा। मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा मजाकिया दोस्त सुदामा, वो तो एकदम उछल रहा था। वो कभी मेरे गले से लिपट जाता, कहता, भैया ऐसा घर तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि हम ऐसे घर में रहेंगे। अब भैया मज़ा आ गया, धन्यवाद भाई आपका। मैं कहने लगा, धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, मेरे माँ बाप को तुम्हें ही देखना है। एक तरह तो तुम समझ लो कि तुम ही अब मेरी माँ बाप के दूसरे बेटे हो। मैं तो मैडम के साथ में अब फंसा हुआ हूँ। मैं आसानी से आ जा नहीं पाऊँगा जैसा मैडम का काम है। मैडम वो पूछने लगा कि मैडम का और कौन सा काम है, क्या करती हैं। मैं कहा कि उनका प्रॉपर्टी का काम है, बहुत बड़ा कारोबार है। वो एकदम खुश हो चुका था। मैंने कभी मैडम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि मैडम क्या करती हैं और क्या होता है। कुछ भी मैडम के बारे में कोई जानकारी मैंने लीक ही नहीं किया था। इसके बाद हम अब अपने फार्म हाउस पर आ चुके थे। दोपहर का बाद का वक्त था और हम दोनों एक ही कमरा में एक ही बेड पर आराम कर रहे थे। मैडम थकी थकी लग रही थी। मेरा तो मूड सही था। मैं मैडम से प्यार करने का मूड में था, लेकिन मैडम कह रही थी, नहीं आशीष मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। मैडम का मैं इज्जत करता था और मैं कहने लगा, मैडम सर दबा दूं आपका और बताइए क्या करूं। मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी, नहीं मैं नींद ले लूँगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। इसके बाद हमें आगे के बारे में भी सोचना है। अब फिर मैडम भी सो गई तो मैं भी छत की दीवार पंखा देखते हुए कब नींद आ गई और मैं भी अब नींद में जा चुका था। इसके बाद जब मेरी आँख खुली ना तो मैडम उकड़ू बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। ना जाने क्या हुआ मैडम को। मैं आश्चर्य में था कि मैडम ऐसा क्यों कर रही हैं, रो क्यों रही हैं, क्या बात हो गया, कहीं मैंने मैडम का दिल तो नहीं दुखा दिया। मुझे यही
शंका लग रहा था, क्या जाने अनजाने में मैं ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया कि मैडम को तकलीफ़ लगी हो। और मैं मैडम से पूछने लगा, मैडम जी आप रो क्यों रही है, हुआ क्या है। तब मैडम मेरी तरफ देख के कहने लगी कि नहीं आशीष, मैं रो नहीं रही हूँ, ये आंसू अपने आप निकल रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं। आज मैं तुम्हारा घर बसा करके, अपना घर बसा करके मैं बहुत अपने आप को एक तरह से शांत महसूस कर रही हूँ। दिल में एक जो कहा जाता है ना, अपूर्व अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही है। मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। मैं मैडम की इन बातों को सुन कर के एकदम सन्न सा रह गया था कि इसमें भला रोने वाली कौन सी बात है। मैं मैडम से कहने लगा, मैडम देखिए, बात को छुपाइए मत। मैं समझता हूँ कि आप रोती नहीं, मैंने कभी आपको रोते हुए नहीं देखा है। आप तो बहुत मजबूत महिला है और आपकी आंखों से आंसू निकलने का मतलब बात कुछ और होगी। मैं बार बार मैडम जी से पूछता रहा, मैडम टाल देती थी और फिर मैडम मेरे पर गुस्सा हो गई और कहने लगे, आशीष मुझे तंग मत करो, और देखो मेरा सर दर्द कर रहा है, चाय बना के ले आओ। मैं समझ गया था कि मैडम मुझे टाल रही है, जरूर कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बात तो जरूर है, और तभी तो मैडम के आंखों से आंसू निकला है। लेकिन मैडम बता नहीं रही है। इसके बाद मैं किचन में गया चाय बना करके, और जब लाया तो मैडम बाथरूम में थी और मैं चाय रख करके मैडम को आवाज़ दिया कि मैडम चाय बन चुकी है, जल्दी से आ जाइए। और इसके बाद मैडम बाथरूम से निकली तौलिए से मुंह साफ करते हुए और कहने लगी कि हाँ आशीष, अब मैं थोड़ा अपने आप को सही समझ रही हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, सर दर्द भी मेरा कम हो गया है। और इसके बाद चाय का घूंट हम दोनों भरने लगे और चाय पीने के बाद मैडम कहने लगी कि आशीष, अब मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने बोला कि मैडम जी बताइए ज़रूर, मैं आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बताइए बताइए। वो कहने लगी कि देखो आशीष, इस बात को मजाक में मत लेना। मैं थोड़ा सीरियस सा हो गया था कि आखिर मैडम क्या कहने वाली है। मैं मैडम की तरफ देखे जा रहा था और मैडम का चेहरा अब दूसरी तरफ मुड़ चुका था। वो मुझसे आंख शायद मिलाना नहीं चाहती थी और तब दूसरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि सुनो आशीष, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। मैं ही एकदम सन्न रह गया था। मैं ऐसे सवालों का जवाब के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया और तभी मुझे अंदर से गुस्सा जाग चुका था और कहने लगा, मैडम आपको कैसे क्या हो जाएगा, मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। मैं गुस्से में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगा था और तब मैडम मेरी तरफ मुड़ी और मुझे गले से लगा दिया और कहने लगी, नहीं आशीष, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक चिंता मुझे सताती रहती है। अब देखो ना आशीष, मैं इतने काम करती हूँ, इतनी प्रेत को, आत्माओं को बुलाती रहती हूँ, मेरी जो अब शक्ति है ना बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अब मुझे अब पावर की ज़रूरत है। मैंने बोला, मैडम आप पावर के लिए बताइए, मैं आपके लिए क्या खाने में दूँ, क्या बनाऊँ, ये भी तो ज़रूरी चीज़ है। और तब वो मेरी तरफ हंसने लगी, कहने लगी, अरे वो मेरा मतलब खाने से नहीं है, मेरा मतलब है शक्ति को लेने का। शक्ति खाने में तो होती ही है, लेकिन एक ऊर्जा भी होती है। वो ऊर्जा को बाजार में खरीदा नहीं जाता, वो उसके लिए साधना करना पड़ता है, तंत्र का साधना करना पड़ता है और तब जाके वो ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं बड़ा देर में मतलब समझा था, क्योंकि मैं इस लाइन में तो था ही नहीं। मैं मजदूर था और मजदूर से कहाँ महल तक पहुंच गया था मैडम के साथ में रह करके। मैं अपने आप को तो धन्य समझता था। अब मैडम कहने लगी कि देखो आशीष, ये जो ऊर्जा है ना हमें प्राप्त करना पड़ेगा और नहीं तो हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मैं खतरे को साफ देख रही हूँ। मैं कहने लगा, मैडम कैसा खतरा,
तब वो कहने लगी, देखो आशीष, तुमसे मैं क्या छिपाऊं, अब तो मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं पाऊंगी। हम दोनों तो अब एक हो चुके हैं। और देखो, मैं जितने ही सब पूजा पाठ करती रहती हूँ ना, इसमें कई आत्माएं जो मेरी दोस्त भी हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो मेरी दुश्मन है, और वो हमेशा ताक में रहती है कि कब मैडम पर वार किया जाए। और देखो, मैं हर वक्त तो तैयार रह नहीं सकती ना, और वो जो शरीर में मेरा ऊर्जा है वो कम हो चुका है, पावर कम हो चुका है। और इसी बात का मुझे डर सता रहा है कि कहीं कुछ मुझे ना हो जाए। यही सोच सोच करके और मैं घबरा रही थी, और इसलिए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। सही मायने में मैं मैडम की तरह देखते रह गया था। अब मेरी आंखों से आंसू अपने आप टपकने लगे। अब मैडम मेरे से लिपट गई और कहने लगी, आशीष, तुम्हारा आंसू एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और समझ लो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और मैं अपने आप को भी सुरक्षित रखना चाहती हूँ। तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। तब मैं थोड़ा शांत हुआ। मैडम ने ऐसी जो बात कही ना, तो मैं एकदम डर गया था कि मैं मैडम के बगैर एक पल भी नहीं चल पाऊंगा। मैं इस दुनिया में अपने आप को अकेला समझने लगा था। कुछ देर के लिए मैडम कहती जा रही थी कि आशीष, मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, हमें एक साधना करनी पड़ेगी, और साधना इस जगह पर नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम यही कहोगे ना कि पूजा घर में साधना कर लो। देखो, इस जगह पर हम आत्मा को बुलाते हैं अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। ये जो साधना होगी ना, जंगल में होगी, जहाँ पर कोई नहीं होगा, और वो भी पूर्णमासी की रात को, जब चंद्रमा सर के ऊपर होगा, और तब हम ये साधना करेंगे। लेकिन वो साधना में खतरा भी तो है आशीष, मैडम बताते जा रही थी, और मैं तो सुनते जा रहा था। मैडम एक एक चीज़ मुझे डिक्लेयर बता रही थी कि देखो, हम ऐसे साधना करेंगे, और उस साधना में कठिनाइयाँ भी आएंगी, और हम पर हमला भी हो सकता है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं बिना सोचे कहने लगा, मैडम, आप जहाँ कहोगे ना आशीष कि तुम आग में खड़े हो जाओ, तो मैं आपके लिए वो भी करने के तैयार हूँ। चलिए, कब चलना है? तब मैडम हंसने लगी, और हंसते हुए कहने लगी कि बस अगले ही रात को, और हमें आज ही निकलना पड़ेगा। सफ़र काफ़ी लंबा है। अब मैडम की तरफ देख रहा था। मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी, और मैं मैडम की वो मुस्कुराहट बस जी भर कर देखना चाहता था कि मैडम ऐसा ही मुस्कुराते रहे और मैं उनको देखता रहूं। इसके बाद मैडम सारी चीज़ की तैयारियां करने लगी, और कहने लगी कि आशीष, हमें बाज़ार भी जाना पड़ेगा, सामान भी इकट्ठा करना है उस साधना के लिए। अगर वो साधना हमारी सफल हो जाती है ना, तो मेरे में पावर की कमी नहीं होगी, मुझे पावर ज़्यादा मिल जाएगी, और मैं आत्माओं को बड़े आराम से बुला सकती हूँ। कोई भी काम मैं उनसे करवा सकती हूँ, और ये साधना हो जाए, मैं इसकी कामना करती हूँ कि ये आराम से हमारा काम निपट जाए। और मैं भी मैडम को कह रहा था कि मैडम, आप चिंता मत कीजिए, अब इतने काम हमारे सफल हो चुके हैं, तो ये साधना भी हो जाएगी। लेकिन मैडम कहती कि आशीष, थोड़ा सीरियस आपको रहना पड़ेगा, ये मजाक वाली बात नहीं है। ये हम कोई फार्म हाउस में, पूजा घर में, साधना गृह में हम साधना नहीं करने जा रहे। इस जंगल की बात है, और वो जंगल का इलाका जो है बहुत ही खूंखार है, और रात में वहाँ तो ऐसी ही आत्माएं घूमती रहती हैं, शैतान प्रेत घूमते रहते हैं। अब हम मेरी बात को थोड़ा सीरियस से लो। और तब मैं कहने लगा, मैडम, जब आप मेरे साथ रहती हो ना, तो मुझे किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर मुझे लगता ही नहीं है, तो मैं भला क्यों डरूं? मैडम मुस्कुराती और कहने लगी कि छोड़ो, तुम कभी
सुधर नहीं पाओगे। इसके बाद हम लोग बाजार गए थे। बाजार में जो भी सामान की खरीदारी करनी थी मैडम करती जा रही थी और मैं थैले में इकट्ठे करते जा रहा था। और आखिरकार 2 घंटे में खरीदारी हो चुकी थी। इसके बाद हम लोग फार्म हाउस लौट आए थे। मैं सोचा था कि मैडम शायद सुबह में निकलेगी, लेकिन जब सामान हम रखना शुरू किए तो मैडम कहने लगी कि नहीं, घर के अंदर नहीं, कार में ही रहने दो, इसको बाहर नहीं निकलना है। और सुनो, और भी सामान है जो हमें रखना है। हमें वहाँ पर हो सकता है कि एक रात में काम ना हो, हमें दूसरा रात भी बिताना पड़ेगा, तीसरा रात भी बिताना पड़ेगा। लेकिन मैं कहने लगा पूर्णमासी तो एक ही रात आती है। तो मैडम हंसते हुए कहने लगी, हाँ एक ही रात तो आती है, लेकिन उसका असर अब रहता है। उस असर में अगर पहले दिन काम नहीं होगा तो हम दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी उस काम को कर सकते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये मैडम की बातें मैडम ही जाने, मैं तो बस उनके बॉडीगार्ड के रूप में खड़ा हूँ। अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं पहले से निपटने के लिए तैयार रहूँगा। लेकिन आत्मा भूत प्रेत मेरे बस की बात नहीं थी, वो तो मैडम ही संभाल सकती थी। इसके बाद हम लोग रात को 12 बजे ही अब फार्म हाउस को छोड़ दिए थे। सारा सामान, आज जिसमें मैडम ने एक टेंट जंगल में लगाने के लिए भी लिया था, वो स्पेशल चीज़ था मेरे लिए, मैं पहली बार देखा था। फोल्डिंग कैंप। और फिर हम चल पड़े थे। अब पूरी रात, इसके बाद हम पूरा दिन रुकते, खाते, पीते और हम फिर पहाड़ी और जंगल के रास्ते में आ चुके थे। और वहाँ पर भी हम शाम को पहुँच गए थे। मैडम पूरा इलाका को शायद पहले ही अध्ययन कर रखा था कि कहाँ उनको कैंप लगाना है, किस जगह पर रात बितानी है, साधना कहाँ करना है। शायद पहले भी उस जगह पर आती रही होगी। और उसके बाद हम लोग ढाबा में रुके, खाना खाए, आराम किए और रात का इंतज़ार करते रहे, टाइम पास करते रहे। और वही हुआ। रात के करीब 10 बजे के बाद हम चल पड़े थे और ऐसी जगह पर जहाँ शायद मैडम पहले भी आती थी। कार ऐसी जगह पर उन्होंने एक तरह से छुपा सा दिया था। रोड पर वो कार नहीं थी, एक साइड में हट करके एक पेड़ का इलाका था, जंगली इलाका, और वहाँ पर एकदम कार छुप सी गई थी। इसके बाद हम सारा सामान उसमें से निकाले। इसके बाद मैडम के बताए रास्ते पर चलने लगे थे। टॉर्च था, रोशनी मैडम दिखा रही थी। अब मैं सारा सामान को उठा करके चल रहा था और एक बैग मैडम के कंधों पर भी लटक रहा था। इसके बाद पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए, जंगल पार करते हुए एकदम हम खुले स्थान पर आ चुके थे। मैं देखा कि ये तो पहाड़ी का ऊपर का बिल्कुल मंजिल है। एकदम पहाड़ी के ऊपर हम आ गए हैं। वहाँ से तो दूर दूर रोशनी सी दिख रही थी, जैसे पहाड़ी गांव नजर आ रहे हैं। बिजलियाँ, लट्टू सब दूर जलते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था आसमान में जैसे चांद बिल्कुल नज़दीक आ गया है। चांद की रोशनी भरपूर हर तरफ अब दिखाई दे रही थी और मौसम भी ठंड वाला था। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और मैडम कहने लगी, काशिश यहाँ पर तुम कैंप को खड़ा कर दो और इसके बाद सारा सामान तैयारी करो। टाइम ज़्यादा हम लोग के पास में नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इसके बाद मैडम बताती जा रही थी और मैं सारा सामान को तैयार कर रहा था। सबसे पहले कैंप को लगाया। कैंप तो मुझे लगाना भी नहीं आता था कि ये फोल्डिंग कैंप कैसे लगेगा। मैडम ने सब कुछ बताया। और इसके बाद हमने पूरा इंतज़ाम कर दिया था। सारा सामान जो था हमारा खाने पीने का, रहने का, गर्म कपड़े ओढ़ने का, सब हमने कैंप पे रख दिया था। और जो पूजा का सामग्री थी उसको अलग हमने कैंप के बाहर रखा था। और इसके बाद वो मैडम कहने लगी कि आशीष आप मेरे बताए हुए रास्ते पर आओ। अब मैडम आगे आगे और मैं पीछे पीछे। कैंप से कुछ ही दूरी पर एक खाली स्थान था
और वहाँ पर मैं देखा कि पहले भी पूजा का दीपक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिसकी मतलब था कि यहाँ पहले भी पूजा पाठ मैडम ने किया होगा या फिर कोई और भी किया होगा। तांत्रिक लोग तो करते रहते हैं साधना, मेरे जहन में यही आ रहा था। और इसके बाद मैडम आप वो जगह पर अपना पूजा का सामान फैलाने लगी थी। सब कुछ अब कंप्लीट हो चुका था। और इसके बाद मैडम ने कहा कि देखो आशीष, तुम सीधे कैंप में चले जाओ और कैंप में जाकर सोना नहीं है, मुझ पर निगाह रखनी है और मैं अब साधना में लीन होने जा रही हूँ। हो सकता है कि मेरे आसपास में तुम्हें आत्माएं दिखें, लेकिन उनको टोकना नहीं है, न डांटना है, न भगाना है। जब तक मैं तुम्हें आवाज़ न दूं, तुम कैंप से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, नहीं तो तुम पर भी खतरा आ सकता है। इस कैंप को मैंने अपने साधना से बांध रखा हूँ ताकि दुष्ट आत्माएं इस कैंप के अंदर घुस ना पाए, और मैं भी अपनी जगह को सही ढंग से बांधा हुआ है। अब मैं साधना में लीन होने जा रही हूँ और तुम कैंप के अंदर जा कर के और बैठ जाओ। बस मुझ पर निगाह रखना, और जब तक मैं आवाज़ ना दो कि आशीष 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 3 बार करके, और तब तक तुम बाहर मत निकलना और ना मेरी मदद के लिए इस जगह पर आना। और हो सकता है कि तुम्हें भरमाया जाए, मेरा आवाज़ में तुम्हें कोई पुकारेगा भी, लेकिन मैंने जो बताया ना तुम्हें कान में 3 बार आशीष आशीष आशीष, और तभी तुम समझना कि मेरी आवाज़ है, और तब तुम मेरी मदद के लिए आ सकते हो। और आते वक्त ये छोटा सा छड़ी है ना, मैं देखा, हाँ छड़ी तो है, तो इसको अपने साथ ही लेकर के आना। ये छड़ी को अब कम मत आंकना, ये छोटी सी छड़ी बहुत काम की छड़ी है, इससे दुष्ट आत्माएं दूर भागती है, और ये अपने पास ही रखना, ये आड़े वक्त में काम भी आएगी। मैं अब बिल्कुल सहम चुका था। सही मायने में मेरे अंदर अब ताकत तो थी, लेकिन मैं आत्माओं से अब कैसे पार पा सकता था? ये तो मैडम ही अब पार पा सकती थी, उनके अंदर में ये काबिलियत थी, मेरे अंदर में नहीं थी। मैं मजबूत था, कदकाठी का, मैं लोहा लंगर उठाने वाला था, लेकिन आत्माओं से लड़ना मेरा काम नहीं था। और आखिरकार मैडम का जो भी निर्देश था मैं पालन करने लगा था। मैं कैंप में आ चुका था और कैंप से ही मैं मैडम पर निगाह रखे हुए था। अब मैडम दीपक जला चुकी थी, हवा चल रहा था, लेकिन दीपक उसमें एक ग्लास रखा हुआ था ताकि हवा से बुझे नहीं, और वो लगातार जलता जा रहा था। उसकी रोशनी मुझे साफ दिखाई पड़ रही थी। हाँ, मैडम साधना में जा चुकी थी, आंखें उनका बंद था। मैं थोड़ा दूरी पर था तो इतना कुछ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन अंदाज़ा ज़रूर लगा रहा था कि मैडम अब वही कर रही होगी। अब मैं इंतज़ार करने लगा। अब रात को 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था, जो मैंने अपनी रिस्ट वॉच में देखी, और अभी तक ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हो रहा था। हर तरफ अब बिल्कुल शांति का माहौल था। कभी कभी अब जंगल पहाड़ी का क्षेत्र था तो वहाँ तो जंगली जानवर ज़रूर होते होंगे, और कुछ अलग सी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, कभी पतली आवाज़, कभी भारी आवाज़। अब मैं ये समझता था कि जानवरों की आवाज़ है, इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जगह अब जानवरों के लिए तो है नहीं, ये तो खुली स्थान है, अब यहाँ पर जानवर थोड़ी आएंगे। मैडम अब साधना में डूबी हुई थी, अब मैं उन पर निगाह रखे हुए था। अब रात को करीब 1:30 बज रहा था, लेकिन अभी भी मैडम के आसपास में ऐसी कोई निशानी मुझे दिख नहीं रही थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और ठंडी हवा चलती जा रही थी, और हम अपने कैंप के अंदर में निगाह रखे हुए थे। और मुझे भी अब थकावट सी होने लगी थी, सुस्ती सी छाने लगी थी, और कब मुझे मेरी आंख लग गई बैठे बैठे मुझे पता ही नहीं चला।
और अचानक मेरे कानों में जैसे कोई बोल रहा हो, आशीष मुझे बचाओ, आशीष बाहर निकलो। और मैं हड़बड़ा गया। मेरे हाथ में वो छड़ी थी जिसकी जिक्र मैडम ने किया था कि उससे आत्माएं भागती हैं, और वो मेरे हाथ से छड़ी कैंप में गिर चुका था जब मैं नींद से जागा अचानक आवाज़ सुन करके। और मैं जब मैडम की तरफ देखा ना, तो मैडम के आसपास में ना जाने कितनी आत्माएं घेर के खड़ी थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैडम खतरे में है और मैडम को अब मुझे सहायता करना है इस छड़ी के सहारे। और छड़ी को मैं ढूंढने लगा। अब बड़ी मुश्किल से छड़ी हाथ में आई। अब मैं कैंप से बाहर निकलने ही वाला था और तभी मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। अरे ये मैं कहाँ क्या करने जा रहा हूँ? मैडम ने तो बोला था कि मैं 3 बार बुलाऊंगी, आशीष आशीष आशीष। ये तो एक ही बार आवाज आई थी, आशीष मुझे बचा लो। मैं सब खेल समझ गया था कि मैडम जो खतरे की आगाह कर रही थी, सबसे बड़ा खतरा तो यही था। वो आत्माएं मुझे भरमाने की कोशिश कर रही थी कि मैं कैंप से बाहर निकलूं और वो मुझ पर हमला करे, मैडम के भी नुकसान पहुंचाए और मुझे भी पहुंचाए। और मेरा एक कदम जो बाहर निकला था, मैं जल्दी से अंदर खींच लिया। अब सही मायने में मेरा पूरा बदन डर से थरथरा रहा था। मैं मैडम की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नज़र नहीं आ रही थी। आत्माएं मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रही थी, जैसे गोल घेरा बना करके मैडम को ढक लिया हो। और आत्माएं छोटी बड़ी मोटी लंबी हर प्रकार की मुझे वहाँ दिखाई दे रही थी। और कमाल की बात थी कि सब सफ़ेद कपड़ों में, धुएं जैसा शरीर, सफ़ेद कपड़ा जैसा मुझे सब कुछ चमकता हुआ उस चांदनी रात में नज़र आ रहा था। और जैसे ही मैं अपना कदम बाहर से अंदर किया, धड़ाम से नीचे गिर चुका था। छड़ी मेरे मजबूती से पकड़ रखी थी। बदन कांप जरूर रहा था, लेकिन दिमाग अब जाग चुका था। अब मुझे लगने लगा कि मैडम कहीं खतरे में ना हो। लेकिन मैडम में वो पावर थी, शक्ति थी। वो कई आत्माओं को काबू कर सकती थी, और ये आत्माएं उनके आगे क्या बिसात रखती है। वो तो और अपनी शक्ति बढ़ाने के चक्कर में। हाँ, मैं समझ गया था कि ये सब भरम जाल है। ये आत्माओं ने मुझे आवाज़ दिया था। हाँ, मैं अब कैंप में बैठा हुआ अब उनकी तरफ देख रहा था। अब वो आत्माएं लग गया कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा, तो आत्माएं अब चारों तरफ मैडम को अब एक तरह से गोल गोल चक्कर में घूमने लगी थी। कभी ऊपर चली जाती हवा में, तैरने लगती। अब मैं देख देख करके दहलने लगता। ये एक आत्माएं नहीं थी, कई आत्माएं थी उस जगह पर। और मैडम को क्यों घेर रखा था कुछ पता नहीं। कहीं मैडम जी का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला था। और इसके बाद ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहा। अब फिर जैसे ही मेरी पलक झपकी, उस जगह पर ना तो कोई आत्माएं थी, बस मैडम जी का दीपक जलता हुआ दिख रहा था। और मैडम जी बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। और तब मुझे समझ में आया कि आशीष बेटा, अगर तू बाहर निकल जाता ना, एक कदम भी बाहर रख लेता, तो तू तो गया था काम से। तेरे चक्कर में मैडम जी भी खतरे में आ जाती। तो चलो, अच्छा हुआ कि मैडम जी ने कोड वर्ड दिया था, 3 बार आशीष, और वही काम आया था। अभी भी मेरा जो बदन था ना, कांप रहा था डर से। मैं मन ही मन अब प्रार्थना कर रहा था कि मैडम जी का पूजा जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैडम जी कैंप के अंदर आ जाए, और फिर हम लोग यहाँ से कार में चलें और इस जगह से निकल जाए। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हर तरफ डरावना सा माहौल अब मुझे महसूस हो रहा था। अजीब अजीब आवाज़ें रुक रुक करके सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत गुस्से में हो, चिल्ला रहा हो। और कभी लग रहा था कि कोई औरत रो रही हो, वो भी बड़ी दर्द में हो। और कभी किसी के डांटने की आवाज़ आ रही थी। अजीब अजीब की आवाज़ें उस जगह मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं ये सब आवाज़ें सुन करके
और डर जाता था। लेकिन वो छड़ी को मैं मजबूती से पकड़ रखा था। अगर कोई आत्मा गलती से मेरे कैंप के अंदर आती है तो मैं छड़ी उसके आगे कर दूंगा, और जैसा मैडम जी ने बताया था फिर वो छड़ी अपना काम करेगी। मुझे उस छड़ी पर भरोसा था। आखिरकार और थोड़ा समय बीतता गया। मैडम जी बिल्कुल शांत थी, और वही आवाज़ें मुझे जंगलों से और आसपास के एरिए से आता हुआ महसूस हो रहा था। किसी की जोर से हंसने की आवाज़ मुझे पहली बार सुनाई पड़ी, और वो आवाज़ इतनी नज़दीक थी ना कि मैं कांप गया था। अब बहुत ही भारी भयंकर आवाज़, जैसे कोई जोर जोर से खिलखिला करके हंस रहा हो, लेकिन वो आवाज़ बहुत ही भारी थी। और तभी मुझे 9-10 फीट का एक काला कलूटा इंसान अब पहाड़ी से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखा, जंगलों की साइड से। जब मैंने उसका देखा ना, तो मुझे तो बहुत ही डर लगा। वो पहलवान सरीखा दिख रहा था, बड़ा सा सर तरबूज की तरह, और वो भी गंजा मुझे दिखाई दे रहा था, जिस पर एक भी बाल नहीं थे, और वो डील डॉल में किसी पहलवान से कम नहीं था। और शरीर पर कपड़ा था या नहीं था मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि पूरा शरीर ही उसका काला था। और वो हंसता हुआ और जोर जोर से पैर पटकता हुआ अब मैडम जी की तरफ आ रहा था, जहाँ पर मैडम जी साधना कर रही थी। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैडम जी जल्दी से पूजा अपना ख़त्म करो और जल्दी से कैंप में आ जाओ। लेकिन अभी जो मैडम की साधना थी, अभी तो मेरे ख्याल से उनका शुरुआत हुआ था। ये सब तो अभी मुझे बहुत कुछ देखना बाकी था। वो काली आकृति जो पहलवान सरीखा थी, अब मैडम के पास सामने जा कर के खड़ी हो गई थी। हंस रही थी जोर जोर से। वो जो हंसी की आवाज़ थी ना, इतनी भारी थी कि मेरे कानों में गूंज रही थी। उसकी हंसी मुझे अच्छी नहीं लग पा रही थी। मैं अपना कान बंद कर लेता था जब वो जोर जोर से हंसता था। लेकिन मैडम बिल्कुल शांत थी। वो जैसे लग रहा था कि हंसी के परवाह बिल्कुल नहीं कर रही है, और वो लगातार हंसता हुआ पैर पटकता, और फिर वही गोल गोल मैडम का चक्कर काटने लगा था। चक्कर काटता और एक जगह रुकता, फिर मैडम की तरफ देखता और हंसता। वो मैडम को उकसा रहा था कि मैडम कोई एक्शन का रिएक्शन करे, लेकिन मैडम बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी, और ना वो देख रही थी, ना उठने की कोशिश कर रही थी। वो तो साधना में बिल्कुल लीन थी। वो तो शायद महसूस कर रही थी या नहीं कर रही थी, मैं बता नहीं सकता। लेकिन वो लंबा इंसान काफ़ी देर तक मैडम को परेशान करने में लगा था कि उनकी साधना भंग हो जाए। लेकिन मैडम अपनी साधना शायद भंग नहीं होने दिया था, और आखिरकार वो लंबा इंसान अब वहाँ से चलने लगा था। जिधर से आया था और उधर जाने लगा, लेकिन रुक रुक कर के पीछे मुड़ता, और फिर जोर से हंसता, और फिर आगे की तरफ चल जाता। जब वो मेरी आंखों से ओझल हुआ ना, तब मैं थोड़ा चैन के सांस लिया था। सर्दी भरी रात में पसीने से मैं नहाया हुआ था, शरीर में जैसे पसीने की धार बह रही हो। ये सब ऐसे लग रहा था कि मैं किसी ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पर भूतों का साम्राज्य है। मैं लग रहा था कि भूतों की दुनिया में आ चुका हूँ, और मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा था। और तभी पायलों की आवाज़ छन 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 सुनाई देने लगी, और मेरी नज़र जब पड़ी ना, तो मैं देखा कि वैसे ही लंबी लड़की जैसा वो काला इंसान था, वो भी 8-9 फीट की होगी, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए। आज जिधर से वो इन काला कलूटा आया गया था, उसी रास्ते से वो भी अब चलती हुई पाजेब बजाती हुई अब मैडम की तरफ आ रही थी। धीरे धीरे उसकी स्पीड था, और वो धीरे धीरे चलती हुई मैडम के पास आ गई थी। मैं जब चांद की रोशनी में देखा ना, तो देखने में तो अब थोड़ा दूरी था, लेकिन देखने में
एक सुंदर लड़की जैसी नजर आ रही थी। खुले हुए रेशमी जैसे बाल हवा में लहरा रहे थे। सफ़ेद कपड़े उसने भी पहन रखे थे। वो कपड़ा हवा में जब तेज चलती तो वो हिलने लगते थे। और वो मैडम को निहार रही थी काफ़ी देर से। ना तो कुछ बोल रही थी ना हंस रही थी, बस मैडम की तरफ देखती जा रही थी। अब मेरी नज़र तो बस उसी लड़की पर थी, आत्मा लड़की पर, कि कहीं मैडम का कुछ बुरा तो नहीं करे। लेकिन मैडम ने बताया था कि मैं इस जगह को अच्छी तरह से बांध रखी हूँ, इसमें बुरी आत्माएं कोई प्रवेश नहीं कर सकती। अब मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा। वो आत्मा लगातार मैडम को घूरती जा रही थी। ना तो कोई आवाज़, ना कोई हंसने की, ना रोने की। और फिर वो भी गोल गोल घूमने लगी थी, जैसे मैडम की परिक्रमा करते जा रही हो। और आखिरकार जब बहुत बार घूम ली और तब जिस जगह पर खड़ी थी और उसी जगह पर खड़ी जम सी गई थी। ना तो हिल रही थी ना डुल रही थी। बस उसका जब हवा चलता तो उसका सफ़ेद वस्त्र जरूर लहराता था और उसके रेशमी बाल जरूर लहरा रहे थे, लेकिन वो शांत खड़ी थी। और अचानक उसका शरीर छोटा होने लगा। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते एकदम छोटी, जैसे कोई बच्ची होती है, ऐसा उसका शरीर हो गया था। अब फिर जैसे ही मैंने पलक झपकाया वो एकदम गायब हो चुकी थी। मैं चारों तरफ देखने लगा कि भाई ये क्या अजूबा हुआ। ये 9 फीट की लड़की छोटी बच्ची के रूप में बन चुकी थी और इसके बाद वो गायब भी हो गई। कहाँ गई? और कुछ ही देर के बाद मैडम ने जैसे अपनी जगह से उठ करके खड़ी हो गई और फिर तेज कदमों से चलती हुई मेरे पास कैंप में आ गई। मैडम जैसे ही कैंप में अंदर आई, मैं तो पसीने से नहाया हुआ था और डर के मारे मेरा बहुत बुरा हाल था। आप मैडम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आप मुझे मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि आशीष, काम संपन्न हो गया, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम थोड़ा आराम करेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी कार की तरफ चलेंगे। थोड़ा सुबह हो जाने दो, अब इस जगह पर कोई डर नहीं है, सब कुछ सही हो चुका है। मेरी जान में जान आई कि चलो, मैडम का काम हो चुका, साधना उनका सफल हो गई। तो क्या वही लड़की थी, वही आत्मा थी जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए और 8-9 फीट की लग रही थी, जो देखते देखते छोटी बच्ची बन गई थी और फिर गायब? क्या वही थी मैडम की साधना? मैं पूछना चाहता था, लेकिन मैडम बिल्कुल थकी हुई थी। अब हमारे पास गर्म कपड़े थे और वो रात बिताने का सामान भी था, तो हम कैंप में ही अब दोनों एक साथ अब लिपट कर सो गए थे ठंडी की रात में। मेरा जो शरीर था पसीने में अभी भी था, लेकिन मैडम का पूरा शरीर बर्फ़ की तरह हुआ पड़ा था, बिल्कुल ठंडा। और मुझे डर लग रहा था क्योंकि बाहर अभी भी बहुत विचित्र विचित्र आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हाँ, मैडम वो आवाज़ सुन करके कहने लगी कि आशीष, डरो मत, ये तो सारी रात डराती रहती है, इनसे हम डर गए तो हम तो काम कर लिए। अब तुम सोने की कोशिश करो और सो जाओ। हम सुबह में जल्दी उठेंगे और फिर अपने कार में चलेंगे और फिर हम अपने फार्म हाउस की तरफ चलेंगे। मैं बहुत नींद लेने की कोशिश कर रहा था, आंखें बंद कर लिया कितनी बार, लेकिन आंखें में जैसे नींद गायब थी। और मैडम तो ना जाने कब की सो गई थी। उनको परवाह ही नहीं था कि आखिर हम लोग अब कैसी जगह पर हैं, यहाँ क्या हो सकता है। लेकिन मैडम निश्चित थी, लेकिन मैं ही डरा हुआ था। अब मैं जब आवाज़ सुनता ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। और एक आवाज़ तो मेरे कैंप के पास ही आ रहा था। और तब मैंने थोड़ा देखा बाहर झांक करके, तो मेरा तो होश ही उड़ चुका था। वही काला कलूटा इंसान जिसके सर तरबूज की तरह था, जिस पर एक भी बाल नहीं था, वो हमारे कैंप के पास में ही खड़ा था, बिल्कुल नज़दीक में। और वो हमारी कैंप की तरफ घूर रहा था। अब मेरा तो जैसे होश ही उड़ चुका था।
मैं मैडम को उठाने लगा। मैडम जी, वो काला कलूटा फिर से आ गया। मैडम नींद में थी और कहने लगा, आशीष तुम सो जाओ ना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आराम करो। वो तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तुम्हें डराते रहेंगे। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें डरना है या नहीं डरना है। अब मैं कहूँगी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वो काला इंसान अभी भी खड़ा और मुझे घूर रहा था, कैंप की तरफ देख रहा था। तब मैंने उसकी जलती हुई आंख देखी थी जो लाल लाल सुर्ख दिखाई दे रही थी, और मैं तो एकदम डर गया था। लेकिन मैडम को इस बात की परवाह ही नहीं थी, और मैं भी अब उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था। और आखिरकार उसको भी समझ में आ गया था कि यहाँ कोई अब डरने वाला नहीं है। और आखिरकार वो अपनी जिस साइड से आया था उस साइड में चला गया। और तब मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे जरा भी रात भर नींद नहीं आई। कोई न कोई आवाज़ वहाँ पर आ ही जाती थी, डरावनी आवाज़, और मेरी नींद खुल जाती थी। और वही हुआ कि सुबह तक, जब तक मैडम का नींद खुली, अब मैं जागता ही रहा। मेरी आंखें सुर्ख लाल सी हो गई थी। और मैडम मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगी कि आशीष तुम डरपोक ही रह गए। अरे तुम्हें डरने की क्या जरूरत थी, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें तो डर लगना ही नहीं चाहिए। तुम ही तो कहते हो ना, तो फिर तुम्हें सोना चाहिए था। तुमने तो अपनी रात पूरी खराब कर ली। अब चलो, सुबह हो चुका है, अब गाड़ी में ही सो लेना। इसके बाद हम सारा टेंट का सामान इकट्ठा किए। जो सामान हमें ले जाने लायक था उसको हम ले चले, और जो पूजा पाठ का सामान था बाकी हम वहीं छोड़ दिए थे। गाड़ी में आ गए। गाड़ी हमारी सुरक्षित उसी स्थान पर खड़ी थी। इसके बाद मैडम ने अब गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। अब हम पहाड़ी से नीचे की ओर उतर रहे थे, और आखिरकार जब हम सुबह एक ढाबे पर रुका, और तब मुझे सही मायने में नींद के झटके लगने शुरू हो चुके थे। अब मैडम कहने लगी, आशीष चाय पी लो और नींद भगा लो। अगर तुम्हें आराम करना है तो देखो यहाँ चारपाई की भी सुविधा है, लेट जाओ एक आध घंटे। अब मैं कहने लगा कि सही कह रही मैडम, गाड़ी में सोना ठीक नहीं है। आप ड्राइव करेंगी और मैं आपके लिए भी खतरा बन जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा एक आध घंटे आराम करने दीजिए और आप भी लेट जाइए। इसके बाद हम दोनों लोग चारपाई पर लेट गए थे, और जब नींद मेरी टूटी ना तो 10 बज चुका था। मतलब 2-2.5 घंटे की नींद हमने ले ली थी। अब मैं अपने आप को फ्रेश समझ रहा था। इसके बाद हम लोग यात्रा शुरू कर दिए थे। अब रास्ते भर में मैं मैडम से सवाल पूछता जा रहा था कि मैडम जी, आपने जो साधना किया है उससे क्या क्या होगा। मैडम मुझे डांट देती कि देखो आशीष, ये सब बताने की बातें नहीं होती है। फिर मैं पूछने लगता कि मैडम जी, वो इतनी आत्माएं आपको घेर के खड़ी थी, वो कौन थी। वो कहने लगी, वो तुम्हें भरम जाल में फंसा करके बाहर निकलना चाहती थी। अगर तुम बाहर निकल जाते तो तुम्हारी जान तो बिल्कुल चली जाती। वो तुम्हें टांग करके जहाँ उनका बसेरा है वहाँ ले जाती। जब तक उनकी इच्छा होती तुम जिंदा रहते, और वो तुम्हारे साथ शरीर से खेलती जब तक उनकी इच्छा रही होती। इसके बाद तुम्हें मार देती और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आपस में मिल बांट करके खा लेती। मैं तो दहल गया था। वो मैडम जी की बात सुन करके कांप गया था कि अच्छा हुआ कि मैडम ने मुझे कोड वर्ड बता दिया था, नहीं तो मैं तो बाहर ही निकल गया था। भगवान का शुक्र है कि मैं उस रात बच गया। अब फिर मैंने मैडम से पूछा कि मैडम जी, वो काले शैतान का राज क्या था, वो कौन था, और क्यों आकर के हंस रहा था, आपको उकसा रहा था ताकि आप गुस्से में आ जाओ और आप उसे हाथापाई करना शुरू कर दो। मैडम कहने लगी, अरे आशीष, तुम तो समझदार हो गए हो। वो ऐसा ही कर रहा था जैसे तुम सोच रहे हो। वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं क्रोधित हो जाऊं और मैं अपनी साधना को तोड़ दूं। अगर मैं साधना तोड़ देती ना तो मुझे मारने पर उतारू हो जाता। अब मार पाता
या ना पाता वो तो बात की बात थी, लेकिन मेरी साधना तो जरूर भंग हो जाती। फिर मुझे अगले रात को फिर आना पड़ता। उसका मकसद तो यही था कि किसी तरह से वो साधना भंग हो जाए। मैं तीसरी बात पर आया कि मैडम जी, आखिरी बात मैं दोबारा नहीं पूछूंगा आपसे। मैडम मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, हाँ पूछो जल्दी से, जो पूछना आशीष एक बार में ही पूछना। अब दोबारा इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे। अब मैं पूछा, आशीष जी, मैं पूछा मैडम जी, ये जो लास्ट में जो आत्मा आई थी सफ़ेद कपड़े में, और वो भी 8 फीट लंबी, और वो देखते देखते छोटी बच्ची में परिवर्तित हो गई थी, और इसके बाद वो गायब हो गई। वो कौन थी मैडम? मैडम मुस्कुरा करके देखती हुई कहने लगी, आशीष इस विषय पर मैं कुछ बात नहीं करूँगी और ना कुछ बताऊँगी। अब तुम शांत हो जाओ, हम दूसरे विषय पर बात कर सकते हैं। हमारे पास विषय का कोई कमी नहीं है। अब वास्तव में मैडम ने विषय बदल दिया था और हमारी गाड़ी तेज दौड़ती हुई चलती जा रही थी। अब मैं उसी सफ़ेद वस्त्र वाली लड़की के बारे में सोच रहा था जो इतनी हाइट की थी और देखते देखते एक बच्ची बन चुकी थी। क्या वही है मैडम का असली सिद्धि? मैं कुछ कुछ अब समझने लगा था, इसलिए मैडम बता नहीं पा रही थी। मुझे अंदाज़ा अब लग चुका था कि यही वो लड़की है जो मैडम का मनोकामना पूर्ण करेगी। जो आदेश देगी मैडम का, जो आदेश होगा वो लड़की पालन करेगी। इतना मुझे अब समझ में आ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये मैडम जी की कहानी आपको ये वाला भाग कैसा लगा? अभी मैडम की कहानी बहुत बाकी है दोस्तों, और मैं लाता रहूँगा मैडम जी को। मैडम जी की कहानियाँ आपको सुनाता रहूँगा, और मुझे भी उम्मीद है कि मैडम जी की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो जल्द ही मैं मैडम जी का दूसरा पार्ट भाग 13 लेकर के आने वाला हूँ। बस थोड़ा सा इंतज़ार, इसके बाद मैडम जी का अगली कहानी। और आशा हो कि थोड़ी सी इंतज़ार आप लोग ज़रूर करोगे। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में कल, सेम चैनल सेम टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।